Hello guys, welcome back to my channel JK Study Junction and this is जतिन बलुत्रा। गाइस आज की डिस्कशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं FCRA अमेंडमेंट बिल के बारे में। गाइस FCRA मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। गाइस ये एक्ट काफ़ी पहले आ गया था, इसको 2010 में भी हमने अमेंड करा था और गाइस फिर से इसको अमेंडमेंट करी गई है। और गाइस हम देखेंगे कि बेसिकली ऐसी ज़रूरत क्या पड़ी कि गवर्नमेंट को इसको फिर से अमेंड करना पड़ा और अमेंडमेंट करने के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस आने वाली हैं। सो गाइस हम इस वीडियो में ये सब टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। गाइस कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि जो NGOs रहते हैं जिनको फॉरेन से काफ़ी कंट्रीब्यूशन मिलती है और कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि वो इन पैसे का यूज़ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कई बार करते हैं। कई बार सुना होगा कि वो टेररिज्म के लिए यूज़ करते हैं और अभी आपने ये भी देखा होगा कि काफ़ी सारी प्लेसेस में कन्वर्जन की जा रही है और उन सब के लिए पैसा फॉरेन से आता है। सो गाइस NGOs को रेगुलेट करने के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है बाहर से, उसके लिए बेसिकली ये FCRA अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करा गया था पार्लियामेंट में। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। गाइस इस बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस करा था 20 सितंबर को। 21 को लोकसभा में पास हो गया था और 23 को राज्यसभा में पास हो गया था। गाइस सबसे पहले हम FCRA के बारे में पढ़ते हैं। गाइस जो FCRA है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, बेसिकली ये क्या करता है, जो फॉरेन से डोनेशन आती है गाइस उसको रेगुलेट करता है। बेसिकली इंटरनल जो सिक्योरिटी रहती है हमारी कंट्री में गाइस, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमें जो फॉरेन की डोनेशन है उनको रेगुलेट करना पड़ता है। और गाइस ये FCRA एक्ट है, ये फर्स्ट टाइम 1976 में आया था और 2010 में इसको अमेंडमेंट करके इसमें कुछ चेंजेस लाई थी, कुछ नए मेजर्स लाए गए थे ताकि हम फॉरेन डोनेशन को रेगुलेट कर सके। और गाइस जो ये एक्ट रहता है ये सबके ऊपर एप्लीकेबल रहता है, चाहे वो ग्रुप्स में है, NGOs हैं या एसोसिएशन है जो बाहर से पैसा रिसीव करती है। सो गाइस जो भी बाहर से पैसा रिसीव करता है वो रेगुलेट किया जाएगा अंडर FCRA। और गाइस इसमें मैंडेटरी रहता है कि जो NGOs रहते हैं उनको क्या करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है FCRA के अंडर। जितने भी NGOs हैं गाइस उनको सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। और गाइस जब आपने एक बार रजिस्टर कर लिया तो आपको जो लाइसेंस मिलता है वो मिलता है 5 ईयर्स का। 5 साल के बाद आपको फिर से रिन्यू करना पड़ता है विदिन 6 मंथ्स। सो गाइस आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और आपका 5 साल के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। तो गाइज ये था हमारा FCRA के बारे में। अभी हम देख लेते हैं कि जो अमेंडमेंट करी गई है इससे क्या चेंजेस आने वाली है। गाइज इसमें जो सबसे बड़ी चेंज लाई गई है वो ये है कि जो इलेक्शन कैंडिडेट्स रहते हैं, जो इलेक्शन लड़ने वाला पर्सन है, वो बाहर से कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेगा। गाइस कोई न्यूज़पेपर का एडिटर है वो भी फॉरेन से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं लेगा, बिकॉज अगर वो फॉरेन से कोई कंट्रीब्यूशन लेगा तो वो कुछ भी न्यूज़पेपर में प्रिंट कर सकता है। गाइस जो जजेस रहते हैं वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी कुछ भी फॉरेन की कंट्रीब्यूशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और गाइस फर्स्ट टाइम इस बिल में पब्लिक सर्वेंट्स को भी डाला गया है। और गाइस ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बिकॉज अगर हम इलेक्शन कैंडिडेट को इसके बीच में रखते, अगर वो फॉरेन की कंट्रीब्यूशन लेता तो गाइस ये काफ़ी हमारी कंट्री के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता था। सो गाइस इसको हमने इसके प्रीव्यू से बाहर रखा है। और गाइस इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी NGO है जो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन लेता है उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने आधार को लिंक करना पड़ेगा, उसको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मान लो मेरा एक NGO है और उसमें मान लो 50 पर्सन है जो जॉब करते हैं। सो गाइस
इन 50 का आधार नंबर मेरे को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। और गाइज अगर कोई फॉरेन का पर्सन है, कोई फॉरेनर है, वो इस एनजीओ में काम करता है, तो गाइज उसको अपने पासपोर्ट की या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की कॉपी सबमिट करने पड़ेगी। सो गाइज इससे ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। और इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ये डाली गई है कि जो आप फॉरेन से कुछ भी कंट्रीब्यूशन लोगे तो उसके लिए आपको एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे FCRA अकाउंट। और गाइज ये अकाउंट आप किसी भी बैंक में नहीं खुलवा सकते, आपको बस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली की जो ब्रांच है गाइज उसी में ही आपको ये अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। इट मीन्स जैसे शेड्यूल्ड बैंक रहते थे पहले, आप किसी भी बैंक में अपना खाता खुलवाते थे और फॉरेन से कंट्रीब्यूशन लेते थे, बट अब आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यू दिल्ली वाली ब्रांच में ही अकाउंट खुलवा सकते हैं। और गाइज इसमें एक चीज़ ये ऐड करी गई है कि जो आप ये अकाउंट खुलवाएंगे इसमें आप कुछ भी डिपॉजिट नहीं करवा सकते और कुछ भी रिसीव नहीं कर सकते अदर देन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। और गाइज इससे ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। और इसमें एक चीज़ बोली है कि अगर आपको कुछ और पर्पसेस के लिए आपको पैसा चाहिए, जैसे आपको इंडिया से ही डोनेशन मिल रही है, चाहे आप उसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो आपको एक अलग से FCRA अकाउंट खुलवा सकते हैं किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के लिए। बट अगर आपको फॉरेन से कंट्रीब्यूशन मिल रही है तो गाइज आपको FCRA अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही खुलवाना पड़ेगा। सो गाइज इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी। और गाइज इसमें जो तीसरी सबसे बड़ी चेंज करी गई है वो करी गई है कि जो एनजीओ है, एनजीओ का जो खुद का चलाने का खर्चा है, उसको रन करने का खर्चा है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। पहले गाइज 50% जो उसको डोनेशन मिलती थी वो 50% अपने आप को रन करने में चला लगाता था। गाइज अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो उसको डोनेशन मिलेगी उसका वो 20% ही अपने ऊपर खर्चा करेगा। अगर वो 50% डोनेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को पूरा करने में खर्च कर रहा है, इट मीन्स कि वो एनजीओ किसी भी सोसाइटी के लिए काम नहीं कर रहा, वो अपने आप ही खर्च कर रहा है। बट एनजीओ तो सोसाइटी के लिए काम करते हैं, इट मीन्स उसको ज़्यादा पैसा सोसाइटी पे लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई एजुकेशन में वर्क कर रहा है, अगर वो 50% अपने आप को ही रन करने में लगा देगा तो बाकी पैसा वो किस तरीके से उससे एजुकेशन को रन कर पाएगा। सो गाइज ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है। और इसमें एक चीज़ और बोली गई है कि अगर आपका लाइसेंस ख़त्म हो जाता है 5 साल के बाद तो आपको विद इन 6 मंथ अपने लाइसेंस को रिन्यू करना पड़ेगा। और गाइज इसमें एक चीज़ ऐड ये गई है कि जब आपका लाइसेंस रिन्यू होगा उस टाइम पे आप पे इंक्वायरी की जा सकती है, देखा जा सकता है जो पर्सन जिसके नाम पे जो एनजीओ चल रहा है क्या वो बेनामी तो नहीं है। बेनामी क्या होता है गाइज कि किसी बंदे का नाम ही नहीं है बट उसके नाम पे प्रॉपर्टी है। जैसे कई बार आपने सुना होगा बेनामी प्रॉपर्टी, कि किसी बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी है किसी और के नाम पे बट वो बंदा बेसिकली है ही नहीं। सो गाइज ऐसी चीज़ों पे भी अगर वो रिलीजियस कन्वर्जन करता है ये भी चेक किया जाएगा, गिल्टी है तो गाइज ये भी चेक करा जाएगा। सो इनके बेसिस के ऊपर ही डिसीज़न लिया जाएगा कि उसका जो सर्टिफिकेट है उसको रिन्यू करना है कि नहीं करना है। और गाइज इसमें एक चीज़ और करी गई है कि फॉर एग्जांपल आपको 5 साल के लिए लाइसेंस मिलता है तो आप जब चाहें अपने लाइसेंस को क्या करते थे, सरेंडर कर सकते थे। फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में एजुकेशन के लिए सोचा कि मैं एजुकेशन के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, अपने एनजीओ खोला और आपका पर्पस 2 साल में ही कंप्लीट हो गया तो आप क्या कर सकते हैं, अपना सरेंडर कर सकते हैं। बट इसमें अभी क्या चेंज करी गई है कि आप 180 दिन से कम अगर आपने वर्क किया है तो आप अपना जो लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन है, उसको सरेंडर नहीं कर सकते। और अगर आप सरेंडर करना चाहते हैं आफ्टर 180 डेज़ तो आप पे गवर्नमेंट इंक्वायरी कर सकती है कि क्या आपने जो वर्क के लिए आए थे वो आपने वर्क अच्छे से कंप्लीट किया कि नहीं किया, क्या आप किसी और चीज़ों में तो नहीं लग गए। सो गाइज़ ये सब इसमें चेंजेस करी गई हैं। सो गाइज़ ये था इस बिल के रिलेटेड। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।